आज सुनिए हिंदी के वरिष्ठ कथाकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी घर, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज कुछ ज़्यादा पन्नों का अनुवाद कर पाई। नींद जल्दी खुली थी। होली के बाद की हल्की गर्मियों के दिन हैं। इन दिनों प्रसिद्ध अभिनेत्री हंसा वाडकर की आत्मकथा का अनुवाद कर रही हूँ। उनका जीवन अत्यंत कठिन बना रहा। उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। इतना नाटकीय जीवन, इतनी आधी अधूरी अवसादों से भरी अबूझ और अमूर्त जिंदगी। एक घर के लिए ऐसी ललक और लालसा। भले ही कुछ कम लोगों ने, लेकिन सदियों से कुछ लोगों ने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने का, अपनी तरह से जीने का जोखिम जरूर उठाया है। मीता के इम्तिहान करीब हैं। विजया अपने गाने की प्रैक्टिस में घर बाहर के कामों में व्यस्त रहती है। ऐसा न होता तब इन दोनों के सामने अब तक किए गए अपने अनुवाद को पढ़ सकती थी। इन दोनों का मत मेरे लिए मददगार बन सकता था। मीता अपनी सैंडल पहन रही है। क्या कॉलेज जा रही हो? मैंने पूछा। अभी नहीं, बाबा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, 11 बजे जाना है। दुकानें खुल गई होंगी? 10 बज रहे हैं आजी। अभी तक धूप नहीं निकली क्या? बाहर बदली छाई हुई है। सुबह सुबह बारिश हुई थी, ढेर सारे आम नीचे पड़े हैं। रात में आंधी तूफान रहा होगा। रात में तुम्हारी खिड़की बंद करनी पड़ी। क्या होता जा रहा है मौसम को? गर्मियों में बार बार बारिश हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का समय है आजी। मीता ने बाहर का गेट खोला है। प्रफुल्ल के कमरे से उसके खांसते रहने की आवाज़ें आ रही हैं। विजया कॉफ़ी के 2 कप लिए आई है। मेरे पलंग के सामने की कुर्सी पर बैठ गई है। इस अनुवाद के काम को निपटाना है। क्या कुछ काम हो पाया? आज 10 पन्ने पूरे किए। क्या रात में बारिश होती रही थी? खूब तेज पानी गिरा। प्रफुल्ल रात भर खांसी से परेशान रहे। हमारा पीछे का आंगन आमों से भरा हुआ है। ऋषि से कहो कि सारे आमों को एक जगह कर दे, हम आस पड़ोस के लोगों में बांट देंगे। वो 2 दिनों से मुझसे बात ही नहीं कर रहा। कल रात भी देर से लौटा था। कल भी जनाब नशे में थे। उसकी गाड़ी को मीता ने अंदर किया। खाना भी नहीं खा रहा है। क्या होता जा रहा है इस लड़के को? आज शाम मेरा गाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। रात को आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। प्रफुल्ल को बता दिया है? नहीं, उनको नहीं बताना है, मीता को मालूम है। क्या बात है विजया? ऋषि सता रहा है। उसकी आंखों में गीलापन उतर आया है। प्रफुल्ल की लंबी बीमारी ने उसे थका दिया है। सांवले चेहरे पर उतरी थकान साफ साफ नज़र आती है। हमारे घर में ये लड़की कभी भी सुख चैन से नहीं रह पाई। इसकी नौकरी से ही घर चलता रहा। प्रफुल्ल 40 की उम्र में एक दुर्घटना का शिकार हो गया। एक प्राइवेट फर्म में था, नौकरी चली गई। थोड़ा सा पैसा मिल गया। 16 वर्षों से घर में रह रहा है। बीच बीच में बीमार हो जाता है। विजया की नौकरी ना होती तो पता नहीं सबका क्या होता। मेरी पेंशन का थोड़ा सा सहारा है। बीच बीच में मुझे कुछ पैसे अनुवाद के काम के मिल जाते हैं। विजया को कभी कभार अपने गाने का कुछ पैसा मिल जाता है। ऋषि की कानून की पढ़ाई पूरी हुई है। मीता मेडिकल कॉलेज में आखिरी बरस में आएगी। मेरे बेटे और विजया के विवाह के शुरू के बरसों में मैं भी विजया को समझने में भूल करती रही थी। मुझसे भी बड़ी बड़ी भूलें हुई। धीरे धीरे मैंने जानना शुरू किया कि मेरी बहू में कितनी ज़्यादा सहनशीलता, कितनी ज़्यादा कर्मठता रची बसी है। अपने घर में ही वो बहुत ज़्यादा मेहनती रही है। 23-24 की उम्र में अध्यापिका की हैसियत से काम करने लगी थी। हमारे यहाँ जब आई तब उसे सास ससुर देवर ननदों के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। प्रफुल्ल को नौकरी के सिलसिले में दूर दराज के इलाकों में दौरे करने पड़ते और वे अकेले ही बच्चों की देखभाल करती रहती थी। मैं अपने बीमार पति की देखभाल में, अपने दूसरे 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, शादी ब्याह और नौकरी से जुड़ी बातों में व्यस्त रहा करती थी। इस तरह विजया अपने पूरे परिवार के साथ साथ अपनी नौकरी को, अपने दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा की और अपने गाने को भी संभालती रही थी। याद करती हूँ तो याद आता है कि हमारे परिवार के सभी लोगों ने विजया को ना जाने कितनी ही बार कितना ज़्यादा भला बुरा कहा था। कभी कभार वो नाराज़ भी हो जाती थी। प्रफुल्ल तक ने अलग हो जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन
इसने किचन तक को अलग नहीं होने दिया। इसे पता था, अच्छी तरह से मालूम था कि घर के लोगों को एक साथ रहना ही सबसे ज़्यादा व्यवहारिक, सबके हित का निर्णय रहेगा। हमारा घर काफ़ी पुराना लेकिन बहुत बड़ा है। 4-4 लोगों के पास अपना खुद का कमरा, बड़ा सा आंगन, पीछे के जगह पर आम, जामुन और पपीते के पेड़। मकान रास्ते पर नहीं है, गली के आखिरी छोर पर। शोरगुल कम रहता है, धूल और धुएं से दूर। इस घर के ऐसे होने से ही प्रफुल्ल के फेफड़ों की तकलीफ़ें बढ़ी नहीं। 40 बरस की उम्र में उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी हड्डियों को जोड़ना पड़ा। अभी बिस्तर से उठ ही रहा था कि उसे तपेदिक ने अपनी दबोच में ले लिया। ऋषि और मीता 9-10 बरस के रहे होंगे। उनके दादा गुजर गए, उनके चाचा नौकरी के लिए और उनकी दोनों बुआएं शादी हो जाने से घर के बाहर जा चुकी थीं। मैं थी और विजया, इन 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ। विजया अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही है। मुझे नहाकर अपने अनुवाद के काम को आगे बढ़ाना होगा। अभी गर्मियाँ कम हैं, जब बढ़ जाएगी तब काम करना मुश्किल होगा। अब कूलर की हवा भाती नहीं है। 75 बरस की उम्र में देह की तकलीफ़ें दिनों दिन बढ़ती ही जाती हैं। कभी आंखों में धुंधलापन उतर आता है, कभी घुटनों का दर्द चैन नहीं लेने देता, कभी दिन भर बार बार नींद आती है और कभी रात भर सोना नहीं हो पाता। मन भागता रहता है, शरीर थक जाता है। कभी इसी जर्जर देह के भीतर कितनी ताकत हुआ करती थी। समूचे घर के इस्तेमाल के लिए पानी पब्लिक नल से भरना पड़ता था। पिता का घर किराए का था, दूसरी मंजिल पर। पड़ोस के स्कूल के नल से मैं अकेले ही पानी भरा करती थी। अब वो देह कहाँ चली गई है, कहाँ चला जाता है एक भरा पूरा जीवन। हम क्या धीरे धीरे जीवन से दूर होते जाते हैं। और कॉफ़ी बना दूँ? विजया पूछ रही थी। नहीं, खाने के बाद। ऋषि कहाँ है? वो दाढ़ी क्यों नहीं बना रहा? अभी लौटा नहीं है। शाम को मीता मेरे साथ रहेगी। कंसर्ट के बाद हमारा खाना भी वहीं है। मंदाबाई को बता दिया है? वो आज यहीं रहेगी, हमारे लौटने के बाद घर जाएगी, आप तीनों को खाना खिलाने के बाद। अब अपना काम करती हूँ, खाने तक के वक्त में कुछ और पन्ने हो जाएंगे। ज़्यादा हलकान होने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई में मीता के कॉलेज की फ़ीस भरनी होगी, ये रुपया काम आ जाएगा। अब मैं अभिनेत्री हंसा वाडकर के जीवन के साथ हूँ, उनके जीवन की छोटी बड़ी तकलीफ़ों, छोटी छोटी खुशियों के साथ। इतना आधा अधूरा, अमूर्त और अंधेरा जीवन। तब की औरतों को क्या यही सब देखना सुनना पड़ता था? गाने बजाने के काम को इतनी नीची नज़र से देखा जाता था? खिड़की से बाहर खूब सारी धूप नज़र आ रही है और ढेर सा उजाला भी। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है। कल कड़ी धूप के बीच बारिश होती रही। आधा आकाश किसी और रंग का और बाकी आधा किसी और रंग में। इतना और ऐसा अमूर्त आकाश बहुत कम बार देखा है। प्रफुल्ल की खांसी थम ही नहीं रही है। मौसम बदलता है और उसकी परेशानी बढ़ जाती है। अपना थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर उसके पास आकर बैठूंगी। वो ट्रांजिस्टर पर दोपहर की न्यूज़ सुन रहा है। मुझे देखते उसने ट्रांजिस्टर बंद कर दिया। दवाइयाँ ले ली थी तुमने? मैंने पूछा। मीता देकर गई थी। रात की बारिश का असर होगा, आंधी चली थी। नींद आई थी? नहीं। क्या डॉक्टर को बताना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऋषि की चिंता सता रही है, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने एडवोकेट सान्याल से कहा है कि वे इसके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही देंगे। नौकरी की बात नहीं है। फिर क्या बात है? मैंने चुपके से उसकी और विजया की बातें सुनी हैं। क्या बात है? वो एक शादीशुदा लड़की से प्रेम करने लगा है। उस लड़की की एक बच्ची भी है। अपनी माँ से उससे शादी करने की बात कह रहा था। हे भगवान, विजया मुझसे ये सब बताना चाह रही थी क्या? मैंने सोचा। वो सब नहीं होगा, तुम अपनी फिक्र करो, ये सब हम लोगों पर छोड़ दो। विजया तुझे बताना नहीं चाहती होगी। मीता को सब पता है, वो भी बहुत परेशान नज़र आ रही है। ऋषि घर में खाना नहीं खा रहा है। ऋषि तुम्हारे पास कभी आता है? बहुत ही कम। उसे लगता है कि मैंने उसे बम्बई जाने नहीं दिया और उसे हमारी आर्थिक स्थिति का अनुमान ही नहीं है। अब तुम आराम करो, खाना बन ही रहा है, मंदाबाई बना रही है। तुम क्या कर रही हो आई? अनुवाद का एक काम पूरा करना है। कौन सी किताब है? हंसा वाडकर की आत्मकथा है। मैंने इस किताब पर श्याम बेनेगल की फिल्म
देखी है। स्मिता पाटिल भी उस शो में आई थी। मैंने भी देखी है। गज़ब का काम था स्मिता पाटिल का। वे एकदम निराली एक्ट्रेस थी। मुझे पढ़कर सुनाना दिलचस्प जीवनी होगी। ठीक है, अभी बहुत बाकी है। आजकल ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट शुरू है, बीच बीच में बिजली चमक जाती है। दीवार घड़ी में 1:30 बजने को आ रहे हैं। ये घड़ी भी इस घर की सबसे पुरानी चीज़ों में से एक है। इस घड़ी के नीचे मेरे ससुर आराम कुर्सी पर बैठे रहा करते थे। अब वो कुर्सी प्रफुल्ल के कमरे में रहा करती है। मीता ही उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करती है। उस कुर्सी के साथ हमेशा रहने की कहा करती है। मीता भी हमारे परिवार में एकदम अलग सी नज़र आती है। बहुत कम बोलती है, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, घर के कामों में मदद करने के बाद अपनी पढ़ाई करती रहती है। ऋषि नहीं, मीता इस घर का बड़ा सहारा है। कुछ दिन पहले की बात है, वो मेरे लिए कॉफ़ी तैयार कर मुझे देने आई थी। तुम ठीक से तैयार क्यों नहीं होती? मैंने पूछा था। और कैसे तैयार हुआ जाता है? वो हंसने लगी। कॉलेज के लोग क्या सोचते होंगे? मैं नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती। वो मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकली थी। मीता इन गर्मियों में 24 बरस की हो जाएगी। ऋषि से 2 बरस ही छोटी है। कम से कम खर्च में अपना जीवन गुजारती है। मुझसे उसने कभी भी पैसे नहीं मांगे हैं। ऋषि जरूर मुझसे पैसे लेता रहता है। ऋषि मीता तक से पैसे मांगता है। तुम्हारा मन नहीं करता है या तुम हम पर बोझ बढ़ाना नहीं चाहती हो? दोनों ही बातें हैं आई। कितना ज़्यादा काम करती हैं आप? आप लोग इतना पढ़ा रहे हैं, ये क्या कोई कम बड़ी बात है? मुझे ज़्यादा तड़क भड़क अच्छी भी नहीं लगती है। सोचती हूँ कि ये सब कैसे होता होगा, क्यों होता होगा कि परिवार में कोई ना कोई कभी ना कभी एक ऐसा आदमी चला आता है जो मानवीय स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेता है, ठीक ढंग से देखने समझने लगता है। मेरे अपने चारों बच्चों में ये कमी बनी रही कि उनको हमारी आर्थिक हालत का जरा सा भी अनुमान नहीं रहा। अब भी उनके बीच इस घर को बेचने, उसकी राशि को चारों में बांटे जाने की बातें होती ही रहती हैं। विजया और मीता ही हैं जो ऐसा होने नहीं दे रहे हैं, ताकि पुरखों का घर बना रहे, पुरखों की यादें बनी रहें। काका इस घर में रहने आ सकते हैं, मीता कहती है। हम इसके 3 कमरों को उनके लिए खाली कर देंगे, विजया का कहना है। करीब है, बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। मेरा छोटा बेटा और मेरी दोनों बेटियां भी यही कह रही हैं। समझ में नहीं आता कि मेरे मरने के बाद इस घर का क्या होगा। 50 से भी ज़्यादा बरस हो गए जब इस घर में पहली बार अपने कदम रखे थे। तब ये जगह इतनी आबाद नहीं थी। बहुत पुराना, पिछली सदी का कैथेड्रल यही खड़ा हुआ था, एक लंबे चौड़े मैदान के बीचों बीच। कैथेड्रल की गोथिक शैली की इमारत को जाते रास्ते के दोनों तरफ नीलगिरी के पेड़ों की कतारें थीं। लिबर्टी थिएटर बाद में बना, उसके बाद ही सदर बाजार बसा, माउंट होटल बनी। उन दिनों यहाँ जंगल सा वातावरण फैला रहता। झाड़ियों से नेवले बाहर आते रहते, पेड़ों पर गिलहरियाँ चढ़ती उतरती रहती। रात की निर्जनता को अराजक सा अंधेरा घेरे खड़ा रहता। तुम अकेले गई थी? मेरी सास पूछती। आम की पत्तियाँ लानी थीं, मैं जवाब देती। अब कभी मत जाना, पड़ोस में ही इमली का पेड़ है, उसके पास जवान लड़कियां नहीं जाती। उससे क्या होता है? ऐसी जगह भूत प्रेत रहते हैं, चुड़ैलें घूमती हैं। आपने देखा है? नहीं, तुम्हारे बाबा उस भूत के तांगे में बैठे थे, किसी तरह बच गए थे। मुझे हंसी आ गई थी। प्रफुल्ल के पिता ने बुरी तरह डांटा था। वो बड़ों का मजाक था, वो भी एक ऐसी औरत का जिसका पूरे घर पर दबदबा था। प्रफुल्ल के पिता भी कुछ नहीं कहते थे। मेरी सास के घर में खेती बाड़ी थी। शहर के एक हिस्से में उनके कुछ मकान थे जिनका किराया मेरी सास के पास आता रहा था। मेरी सास के सामने मेरी एक भी नहीं चली। मैं कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद इस घर में आई थी। वो कभी भी स्कूल नहीं गईं। इतना ज़रूर रहा कि उनके रहने से ही ये घर घर बना रहा। वे गईं और ये घर टूटता बिखरता चला गया। इस पर अभावों का आसमान मंडराने लगा। यहाँ के बगीचे की रौनक जाती रही, यहाँ के आंगनों की घास सूखती चली गई। पोस्टमैन एक रजिस्ट्री दे रहा है, मंदाबाई बोली। किसके नाम है? मैंने पूछा। ऋषि भैया के लिए है। वो कहाँ है? घर में नहीं है। पोस्टमैन ने मुझे सलाम किया है। कभी कभार मेरे नाम की डाक ही आती है,
पत्र इसी शहर से आया है, श्रीमती अदिति ने भेजा है। ऋषि की मेज पर रख दिया है। मेरा और प्रफुल्ल का खाना डाइनिंग टेबल पर रखा है। मंदाबाई ताज़ी रोटियां सेक रही हैं। खिचड़ी भी बनी है आज। आज विजया का गाना है, प्रफुल्ल कह रहा है। तुम्हारा मन हो तो जाओ, मैंने कहा। खांसी परेशान कर रही है, तुम क्यों नहीं चली जाती? तुम बाहर ही नहीं निकल रही हो। चलना नहीं होगा, लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर चढ़ना नहीं होगा। विजया ऋषि के कारण बेचैन रह रही है। ऋषि ने खाना खाया? वो 2-3 दिनों से बाहर खा रहा है, मंदाबाई ने बताया। विजया के साजिंदे आए हुए हैं, उनको विदा कर वो डाइनिंग टेबल पर आएगी। मीता को भी कॉलेज से लौटना ही है। बाहर की धूप के बीच बादल गड़गड़ा उठते हैं। मार्च के आखिरी दिनों में रोज़ ही होती बारिश। इन मौसमों का क्या हो रहा है? कभी मीता से जानना होगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या भला है। तुम इतना कुछ क्यों जानना चाहती हो? मीता ने पूछा था। यह जिज्ञासा ही तो बड़ी चीज़ है। तुम ठीक कह रही हो आजी। हमारे यहाँ की लेबोरेटरी की दीवार पर ये लिखा है कि नेवर लूज ए होली क्यूरियोसिटी। कितना अच्छा विचार है, मैंने कहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। हमारा दोपहर का खाना हो चुका है। ऋषि और मीता भी डाइनिंग टेबल पर खाते हुए दिखे थे। प्रफुल्ल और विजया अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मंदाबाई घर गई है अपने बच्चों को दोपहर का खाना खिलाने के लिए। उसका आदमी एक लॉन्ड्री में काम करता है, अभी खाने के लिए घर आया होगा। मामूली लोगों को सिर्फ जीते रहने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऋषि ये सब क्यों नहीं देखता? उसे जीना इतना सरल काम क्यों महसूस होता है? 26 का तो हो गया है, नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, बाप बीमार हैं, माँ पर पूरे घर का बोझ आया हुआ है। उस पर वो किसी शादीशुदा लड़की से शादी करना चाह रहा है। उससे घर की और परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। शाम को उसे अपने पास बुलाती हूँ। प्रफुल्ल भी साथ रहेगा, हम दोनों से अच्छी तरह समझाएंगे। कुछ देर की नींद ले लेती हूँ, फिर अनुवाद का अपना काम आगे बढ़ाऊँगी। प्रफुल्ल के कमरे में बहुत धीमी आवाज़ में बांसुरी, गिटार और संतूर से बजती एक धुन आ रही है। वो ट्रांजिस्टर सुन रहा होगा, शायद कोई पहाड़ी धुन है। सुनी सुनी सी जान पड़ती है। क्या कॉल ऑफ द वैली बज रहा है? ऋषि को एडवोकेट सन्याल की मदद से कोई पार्ट टाइम जॉब मिल ही जाएगा। वे किसी वकील के पास भी सहायक के रूप में भेज सकते हैं। शायद अपनी फर्म में ही कोई जगह दे दें। हमारे घर से उनकी पुरानी पहचान है। इस लड़के का कुछ हो जाए तो मीता के ब्याह के लिए भी कोशिशें शुरू करेंगे। अगला साल उसका फाइनल ईयर होगा, तब तक 25 की हो ही जाएगी। मेरा और अपनी माँ का बड़ा सहारा हो जाएगी। मैं 25 की उम्र में 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जब दूसरी को आने में 3-4 महीने बचे थे, तब मसूरी जाना हुआ। वो जगह कितनी खुली खुली, सुंदर और साफ़ सुथरी थी। एक शाम हम मसूरी के नज़दीक एक गांव में भी गए थे। प्रफुल्ल के कमरे से आती धुन खींच रही है। कोई पहाड़ी धुन ही होगी। बांसुरी पर कोई कमाल कर रहा है। दोपहर की इस घड़ी में घर में कितनी शांति है। ऋषि कहाँ होगा? क्या कर रहा होगा? मीता ने उसे खाना खाने के लिए मना लिया होगा। अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है। अपने पास के पैसे भी उसे दे देती है। पेट्रोल ये भराती है और गाड़ी वो चलाता है। कभी कभार मीता को बस से भी जाना पड़ता है, बेचारी। ट्रांजिस्टर से आती धुन मसूरी के आसपास की उस ग्रामीण शाम को मेरे और करीब ले आ रही है। मेरे अपने लंबे जीवन की एक यादगार शाम। पहाड़ पर खड़े हुए घर पर घर। क्या अपने इस जीवन में मसूरी की सर्दियों की उस शाम में उन पहाड़ी घरों और लोगों के पास फिर से दोबारा जाना हो सकेगा? अब मेरे जीवन के और जाने कितने साल बचे होंगे? कभी भी बुलावा आ सकता है। मैं बिना बीमार हुए, बिना किसी पर बोझ बने इस दुनिया से विदा लेना चाह रही हूँ। मेरे चाहने भर से क्या होता है? सब उसकी मर्जी पर है। हंसा वाडकर ने भी तो जीवन में सिर्फ एक घर, एक अपना सा घर ही तो चाहा था। इतनी कड़ी मेहनत, ऐसी समर्पित ज़िंदगी जीने के बाद भी क्या उसे वो घर मिला था जिसकी आकांक्षा लिए हुए वो जीवन भर बेचैन बनी रही थी? मैं सौभाग्यशाली रही, अपने घर में बनी रही। जितना बन सका उतना अपने घर को बनाती रही। अपने बच्चों को अपने ही घर में अपने सामने बड़ा किया। उन सबको पढ़ाया लिखाया। अब वे सब अपने अपने घरों में हैं, मैं अपने घर में। भगवान की दया से भली चंगी हूँ।
बिस्तर पर समय नहीं बिता रही। प्रफुल्ल की तरह दीवारों और छत को ताकते हुए अपना दिन और रात नहीं गुजारनी पड़ती। अभी भी पढ़ पाती हूँ, सुन पाती हूँ। सुबह विजया जिस राग की प्रैक्टिस कर रही थी वो मारू विहाग था। इस समय ट्रांजिस्टर से जो धुन आ रही है वो पहाड़ी धुन है। मुझ पर किसी के आशीर्वाद का साया है कि मैं अपना जीवन अच्छी तरह से बिना शिकायतों के जी सक रही हूँ। खिड़की से नजर आता आकाश का टुकड़ा बादलों के कारण अमूर्त सा जान पड़ रहा है। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी घर। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।